जय हिंद दोस्तों। एसकेएस लर्निंग प्लेटफॉर्म एसएलपी में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एसओ एलडीसी एग्ज़ाम जो 2018 का था, नोटिंग ड्राफ्टिंग का पेपर। उसमें प्रश्न 3C क्या था और उसका क्या मॉडल उत्तर हो सकता है। तो प्रश्न 3C या 3C क्या था उसको एक बार देख लेते हैं और फिर हम बात करेंगे कि उसका जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है उसके क्या मानक दिए हुए हैं जिसके हिसाब से हमें उसे बनाना होता है, और उसके बाद हम उसके अंदर क्या हिंदी में उसका मॉडल उत्तर हो सकता था उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न क्या था 3C। तो प्रश्न कहता है कि बड़ी संख्या में पेंशन भोगियों, परिवार पेंशन भोगियों यानी जो भी पेंशनर्स हैं और जो फैमिली पेंशनर्स हैं वो, और उनके संघों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि अतिरिक्त पेंशन के भुगतान के लिए मौजूदा मानदंडों में संशोधन किया जाए ताकि वह 65 वर्ष की आयु के उपरांत लाभ प्राप्त कर सकें। तो अभी जो गाइडलाइंस हैं, जो भी मौजूदा गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग जो है 65 साल की वर्ष की आयु में नहीं मिलता, 80 से 80 से होकर मिलता है। तो 80 या 80 से ऊपर वाले मिलता है तो वो कह रहे हैं कि इसको संशोधन करके 65 वर्ष तक का लाया जाए ताकि जो 65 वर्ष के बाद सभी पेंशनर्स को या उनके फैमिली पेंशनर्स को एडिशनल पेंशन जो मिलता है, ठीक है, उसका फायदा मिल सके, जिसको अतिरिक्त पेंशन कहते हैं हिंदी में। तो इससे इन्होंने क्या प्रश्न क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि जो भी पेंशनर्स हैं और परिवार पेंशन भोगी हैं, फैमिली पेंशनर हैं या इनके एसोसिएशंस हैं, उन्होंने क्या किया है, रिप्रेजेंटेशन दिया है, उन्होंने बहुत सारे अनुरोध उनसे मिले हैं। संसदीय स्थायी समिति ने भी इस तरह की सिफारिश की है और जो स्टैंडिंग कमेटी है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, उसने भी इस तरीके का क्या है रिकमेंडेशन दिया है। तो ये भी बात उन्होंने आपको बताया है। कुछ राज्य सरकारों ने अपने पेंशन भोगियों, परिवार पेंशन भोगियों पर यह संशोधन पहले ही लागू कर दिया है, और कुछ कुछ राज्यों ने तो ये जो चीज़ है वो पहले से ही लागू कर दिया है या इस तरह का संशोधन पहले से ही कर दिया है। सरकार ने मौजूदा मानदंडों को संशोधित करने की व्यवहार्यता यानी फिजिबिलिटी चेक करने के लिए कि क्या पॉसिबल है कि नहीं है, की जांच करने के लिए पेंशन और पेंशन भोगियों कल्याण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन है उसके सचिव यानी सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, उनके चेयरमैनशिप के अंडर एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। तो सरकार यानी गवर्नमेंट ने क्या क्या है बोला है कि इस तरह की हम समिति जो है वो सेक्रेटरी पेंशन के अंडर बनाएंगे, जिसमें सदस्य यानी जिसके मेंबर क्या होंगे, स्टाफ सदस्य, स्टाफ रेलवे बोर्ड से जो होंगे उनके एक सदस्य होंगे, सदस्य स्टाफ डाक विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से एक उनके सदस्य होंगे, वित्तीय सलाहकार होंगे गृह मंत्रालय के, लेखा महानियंत्रक सदस्यों के रूप में होंगे। तो वो जो समिति बनाई जाएगी जिसके अध्यक्ष जो होंगे, जिसके सचिव पेंशन जो है वो अध्यक्ष होंगे, उसके ये मेंबर होंगे। ये भी उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, क्वेश्चन में बता दिया कि ये आपको जो प्रारूप बनाना है या जो ड्राफ्ट बनाना है, मसौदा बनाना है, उसके अंदर इन बातों का ध्यान में रखना है। तो संयुक्त सचिव के अनुमोदन के लिए जारी किए जाने वाले कार्यालय ज्ञापन का प्रारूप तैयार कीजिए। तो यहाँ पे आपको तैयार क्या करना है, क्लियरली लिखा हुआ है, कार्यालय ज्ञापन यानी ऑफिस मेमोरेंडम बनाना है संयुक्त सचिव के अनुमोदन के लिए, अनुमोदन यानी अप्रूवल के लिए। तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि उनके अनुमोदन के लिए जा रहा है तो वही उसको जारी करेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है। अगर आप चाहें तो संयुक्त सचिव के अनुमोदन यानी उनके सिग्नेचर से भी कर सकते हैं, अप्रूवल तो होगा ही होगा, अनुमोदन मतलब अप्रूवल तो होगा ही होगा, उसके साथ उनके ही सिग्नेचर से भी जारी करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो इसको अंडर सेक्रेटरी या अवर सचिव के सिग्नेचर से भी जारी किया जा सकता है, जिसके अंदर हम लिख देंगे कि ये जो जारी किया जा रहा है वो संयुक्त सचिव के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है। तो ये दोनों तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो कार्यालय ज्ञापन के लिए यानी ऑफिस मेमोरेंडम के लिए क्या गाइडलाइंस है, क्या दिशा निर्देश हैं जो CSMOP ने बता रखे हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसको मॉडल उत्तर को देखेंगे। तो कार्यालय ज्ञापन के लिए ये आपके जो हैं गाइडलाइंस दे रखे हैं कि कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले इस प्रकार का उपयोग यानी ये जो कार्यालय ज्ञापन है आप कहाँ पे उपयोग में लाते हैं, उसके बारे में बताया है। सामान्यता यानी जनरली अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों सहित अन्य विभागों के निर्णयों को संप्रेषित करने के लिए किया जाता है। यानी अगर आपको कोई डिसीजन, कोई निर्णय कम्युनिकेट करना है, आगे भेजना है, किसी को बताना है, तो उसके लिए अन्य कार्यालयों और जो दूसरे ऑफिस हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनको लिखने के लिए आप ऑफिस मेमोरेंडम या कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है।
और संबंध और अधीनस्थ कार्यालय कौन से हो गए, यानी अटैच और सबऑर्डिनेट ऑफिस जो है उनको भी अगर कोई डिसीजन बताना है, कोई निर्णय बताना है, तो वो भी कम्युनिकेट करने के लिए, संप्रेषित करने के लिए आप उनको लिख सकते हैं कार्यालय ज्ञापन के द्वारा। इसका उपयोग सूचना मांगने या सूचना संप्रेषण के लिए किया जाता है। तो ऑफिस मेमोरेंडम आपने देखा होगा कि किसी से सूचना मांगनी है या किसी को सूचना देनी है डिपार्टमेंट के अंदर, तो उस दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपने डीओपीटी से देखा होगा, डीओपीटी जब बाकी डिपार्टमेंट से कोई सूचना मांगता है तो उसके अंदर ऑफिस मेमोरेंडम या कार्यालय ज्ञापन निकालता है। या कभी कभार सूचना जो है दी जाती है, जैसे उसने गाइडलाइंस डीओपीटी ने जारी किया, जैसे लीव का हो गया, तो एक कंसोलिडेटेड जो एक पूरा बना के एक बंच गाइडलाइंस जारी करते हैं, तो उसके अंदर भी ऑफिस मेमोरेंडम निकाला जाता है डीओपीटी द्वारा। तो इसके अंदर क्या नहीं, बेसिकली आप जब सूचना मांग रहे हैं या सूचना दे रहे हैं तो दोनों ही केसेस में आप कार्यालय ज्ञापन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाकी लेकिन ये क्या ध्यान में रखना है कि दूसरे डिपार्टमेंट को जब दे रहे हैं तो उन्हीं के लिए इस्तेमाल किया कर सकते हैं, दूसरे जो विभाग है उनके लिए, या आपका कोई संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालय है यानी अटैच्ड या सबऑर्डिनेट ऑफिस है, तो वहां पे भी सूचना मांगने और देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। प्राइवेट यानी किसी इंडिविजुअल को आप ये कार्यालय ज्ञापन नहीं देंगे। कार्यालय ज्ञापन का उपयोग मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा अपने कर्मचारियों से संवाद करने के लिए भी किया जाता है। यानी अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उससे कोई सूचना मांगनी है, उसको कोई सूचना देनी है, तो उसके लिए भी कार्यालय ज्ञापन या ऑफिस मेमोरेंडम का उपयोग किया जा सकता है। यह अन्य पुरुष में लिखा जाता है और कोई भी अभिवादन या मानार्थ संबोधन नहीं होता। तो जैसा कि हम जानते हैं, जब पत्र लिखा जाता है यानी लेटर लिखा जाता है तो ऊपर सर, मैडम यानी महोदय या महोदया लिखा जाता है और नीचे भी भवदीय लिखा जाता है। तो ये जो कार्यालय ज्ञापन है इसमें ऐसा कुछ नहीं आता, ना ऊपर सर मैडम आता है, ना यहाँ पे आप कुछ नीचे भवदीय या इस तरीके का कोई सैल्यूटेशन लिखते हैं। ठीक है, तो और ये अन्य पुरुष में लिखा जाता है, इसका मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में लिखा जाता है। जैसे कि हमने अभी देखेंगे, हम जो हमने ये स्टैंडर्ड बनाया है, इसके अंदर जो हमने यहाँ पे मॉडल उत्तर बनाया है, इसके अंदर हम देख लेंगे किस तरीके से जो है अन्य पुरुष में लिखा जा रहा है इसको। ठीक है, तो इसके बाद तदापि इस पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, ईमेल आईडी, दूरभाष संख्या, फैक्स संख्या दर्शाया जाता है। लेकिन जो भी अधिकारी लिख रहा है, जनरली अंडर सेक्रेटरी जो लिखता है या कोई और लिख रहा है, तो उसके अंदर उसका नाम आएगा, डेजिग्नेशन आएगा, पोस्ट आएगा, ईमेल आईडी आएगी, टेलीफोन नंबर आएगा, फैक्स नंबर आएगा, और ये सब चीज़ें दिखाया जाता है। अब फैक्स जो है आजकल इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो इसलिए आप उसके अंदर सिर्फ बाकी जो चीज़ें हैं वो लिख सकते हैं। इसका उपयोग मंत्रालय के भीतर अनुभागों के बीच सूचना आदान प्रदान के लिए भी किया जाता है। तो एक सेक्शन, एक अनुभाग जब दूसरे अनुभाग को कुछ लिखता है तो उसके अंदर भी कार्यालय ज्ञापन का उपयोग किया जाता है, चाहे सूचना देनी हो या लेनी हो। तो जो दो अनुभाग है, दो सेक्शन है, उनके बीच में भी कोई कम्युनिकेशन होना है, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस होना है, सूचना देनी है या लेनी है, आदान प्रदान है सूचना का, तो वहाँ पे भी कार्यालय ज्ञापन जो है उपयोग में लाया जा सकता है। तो ये कार्यालय ज्ञापन कहाँ कहाँ पे उपयोग में लाया जा सकता है उसके बारे में चलिए अब हम जान लेते हैं कि उसका मॉडल उत्तर क्या हो सकता है, जो प्रश्न हमने पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले जो लिखना होता है, जब आप वहाँ पे एग्जाम के अंदर ये ड्राफ्ट बनाएंगे तो वहाँ पे सबसे पहले सेंटर में आप लिख दीजिए ड्राफ्ट, मसौदा। ठीक है, या कई लोग ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल भी लिखते हैं, डीएफए उसको भी लिखते हैं, तो यहाँ पे आप मसौदा सिर्फ लिख दीजिए, ये लिख जाएगा। उसके बाद जब हम स्टार्ट करते हैं, जब शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले फाइल नंबर आता है। देखिए, जब हम नोटिंग बनाते हैं, टिप्पणी बनाते हैं, तो उसके अंदर फाइल संख्या, मिसल संख्या लिखा जाता है, लेकिन जब हम कम्युनिकेशन बनाते हैं या ड्राफ्ट बनाते हैं तो उसमें सिर्फ संख्या आता है। इसकी गलती बहुत से लोग करते हैं, बहुत से डिपार्टमेंट अभी भी करते हैं, तो इसलिए आप उसको ध्यान में रखना है कि सिर्फ संख्या लिखना है, मिसल संख्या, फाइल संख्या नहीं लिखना है, संख्या। फिर ये कोई एक नंबर जो है आप ऐसे ही चूज कर सकते हैं अपने, जो भी आपको समझ में आए, सिंपल सा। ये जो है बहुत ही आसान तरीका होता है एक फाइल नंबर लिखने का, तो इसलिए जनरली मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। और ये क्योंकि आपका एडमिनिस्ट्रेशन से इसको इशू किया जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको एडमिनिस्ट्रेशन का इसका नंबर डाला, यानी ये आपका जो है 2 हो गया है यहाँ पे। ठीक है,
फिर आ जाएगा भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, क्योंकि जो पेंशन का काम है वो कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के तहत होता है, तो इसीलिए आप इसको पहले मंत्रालय का नाम लिखेंगे। देखिए सबसे पहले भारत सरकार लिखना जरूरी है, फिर उसके बाद आपका मंत्रालय का नाम आएगा, फिर विभाग का नाम आएगा। इतना तो मिनिमम आपको लिखना होता है। जब आपको मंत्रालय का नाम नहीं पता चल रहा तो आप यहाँ पे डैश डाल के मंत्रालय कर सकते हैं, लेकिन इसको ये लाइन स्किप नहीं करनी है, ये आपको छोड़ना नहीं है। तो पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग, तो ये आपका हो गया पहले यहाँ पे जो भी डिटेल्स आने हैं। उसके बाद कौन से भवन में है, तो जनरली सबको पता होता है कि ये जो आपका पेंशन वाला है ये आपका लोकनायक भवन में होगा या आपका ये नॉर्थ ब्लॉक में होगा। तो यहाँ पे मैंने लोकनायक भवन जो है इसका डाला है, नई दिल्ली, दिनांक 4 मई। आप जो भी डेट है वहाँ पे एग्जाम में एग्जाम की डेट डाल सकते हैं। फिर आपका ऑफिस मेमोरेंडम या कार्य ज्ञापन लिखेंगे कि क्या कौन सा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, यहाँ पे आपने डाल दिया। फिर उसके बाद विषय डाल दिया कि केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के तहत अतिरिक्त पेंशन के भुगतान के लिए मौजूदा मानदंडों को संशोधित करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए एक समिति का गठन। तो क्योंकि जो मेन यहाँ पे मुद्दा है प्रश्न के अंदर, उसके अंदर बोल रहे कि सरकार ने ये डिसाइड किया है, ये निर्णय लिया है कि एक समिति बनाई जाएगी और उस समिति के सिफारिशों के हिसाब से जो इन मानदंडों का संशोधन किया जाएगा। तो और समिति में क्या क्या होगा, कौन कौन लोग होंगे, ये भी इसमें बता रखा है। तो इसीलिए आपने क्या किया यहाँ पे, मेन चीज़ जो मेन बात है उसी के हिसाब से इसका विषय बनाया है कि ये हम करने जा रहे हैं, या ये इसके अंदर ये जो कार्यालय ज्ञापन है इसके बारे में। ठीक है, तो जब हम पहला पैरा लिखते हैं, पहला में एक तरह से हम बताते हैं कि हम ये क्यों लिख रहे हैं, ये जो हम कार्यालय ज्ञापन आपको भेज रहे हैं ये क्यों लिख रहे हैं। तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन होता है, फिर बीच में हम बताते हैं उसके रिगार्डिंग क्या बात है, और लास्ट में हम क्या करवाना चाहते हैं उसके बारे में हम ये बताते हैं। तो इसी हिसाब से इसका जो है स्ट्रक्चर बनाया गया यहाँ पे। तो सबसे पहले अधो हस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि, जैसे कि इंग्लिश में हम लिखते हैं ना कि द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू से दैट, तो यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है, या ये अन्य पुरुष में लिखा जाना इसको कहते हैं। तो अधो हस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि ये आपका स्टैंडर्ड लाइन है जिसको आप इस तरीके से ही इस्तेमाल करेंगे। इस विभाग को पेंशन भोगियों यानी पेंशनर, परिवार पेंशन भोगियों और पेंशन भोगी कल्याण संघों से बड़ी संख्या में अभ्यवेदन प्राप्त हुए हैं, यानी बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन जो है वो पेंशनर से, फैमिली पेंशनर से और इस तरीके जो एसोसिएशन है उनसे प्राप्त हुए हैं, जिसमें केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के तहत अतिरिक्त पेंशन, जो एडिशनल पेंशन इसके अंदर रूल्स में दिया गया, नियम में दिया गया है, उसके भुगतान के लिए मौजूदा मानदंडों को संशोधित करने का अनुरोध किया गया है। तो ये जितने भी अभ्यवेदन प्राप्त हुए उनके अंदर उनकी क्या डिमांड है, उनका क्या मांग है कि जो मानदंड अभी हैं, प्रेजेंट है, वर्तमान में है, उसको संशोधित किया जाए ताकि उन्हें 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। और तदनुसार और इसके अकॉर्डिंग, यानी ये जो इतने सारी चीज़ें, इतने सारे अभ्यवेदन हमें प्राप्त हुए हैं, उसको मद्देनजर में उसको देखते हुए क्या किया गया है, इस विभाग ने सचिव पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग की अध्यक्षता वाली एक समिति के माध्यम से इसकी जांच कराने का निर्णय लिया है। तो एक निर्णय लिया गया है कि जो सचिव है यानी सेक्रेटरी पेंशन है, उनकी अध्यक्षता में, उनके चेयरमैनशिप के अंडर एक समिति बनाई जाएगी जो इस पे जांच करेगी। तो हमने एक तरह से ब्रीफ में, उसको शॉर्ट में, संक्षिप्त में एक ब्यौरा दे दिया कि हम यहाँ पे किसके संदर्भ में बात करने जा रहे हैं। अब हम ये बात करेंगे कि वर्तमान में, अभी तो हम कह रहे हैं कि हम इसको संशोधित करना चाहते हैं, ठीक है, तो वर्तमान में क्या अभी मानदंड है उसके बारे में भी थोड़ा बता दिया है। ये आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर एग्जाम में याद आए तो आप वहाँ पे जनरल सा भी लिख सकते हैं कि जो केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम है उसके तहत अभी जो है वो 65 वर्ष से ज़्यादा की आयु वालों को मिलता है। अगर 80 वर्ष याद ना आ रहे तो आप उसको जनरलाइज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि वर्तमान में केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के नियम 44 और नियम 50, अब ये एग्जैक्ट नियम लिखे हुए हैं, लेकिन अब वहाँ पे एग्जाम में आपको ये याद नहीं आएगा तो आप कोई बात नहीं, आप सिर्फ ये लिख दीजिए कि वर्तमान में केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम के तहत 65 वर्ष के आयु में जो है एडिशनल पेंशन या अतिरिक्त पेंशन नहीं दी जाती है। आप इस तरह से जनरल लिख दीजिए।
स्पेसिफिक आपको नहीं पता है तो में 80 वर्ष या उससे अधिक आयु की पूरी करने के बाद पेंशन भोगी परिवार पेंशन भोगी को अतिरिक्त पेंशन की भुगतान का प्रावधान है। तो अभी क्या रूल है, रूल ये है कि भाई जब 80 वर्ष से कोई अधिक होगा तभी एडिशनल पेंशन या अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। ठीक है, और वो कहाँ तक लाने की बात चल रही है, क्या मांग चल रही है कि वो 65 वर्ष लिया हो, 65 वर्ष से ऊपर जो भी हो, 65 वर्ष की आयु से जो भी ऊपर जाए तो उसको अतिरिक्त पेंशन मिल जाए, ये मांग चल रही है। तो हमने अभी बता दिया कि वर्तमान में क्या है। हालांकि हाल ही में संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 40वीं रिपोर्ट में, ये 40वीं रिपोर्ट एग्जैक्ट जरूरी नहीं है, ने अपनी रिपोर्ट में ये आप डैश कर सकते हैं या कोई भी ऐसा लिख सकते हैं, तो ये एक हाइपोथेटिकल है, ये सोचा गया है, सोच के लिखा गया है। रिपोर्ट में पेंशन भोगी परिवार पेंशन भोगियों को अतिरिक्त पेंशन के भुगतान के लिए मौजूदा मानदंडों में संशोधन की सिफारिश की गई है। तो ये जो 40वीं रिपोर्ट आई है संसदीय स्थायी समिति की, इसने क्या बोला है कि भाई जो एडिशनल पेंशन या अतिरिक्त पेंशन के अभी मानदंड है उसको संशोधन किया जाए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बोला है। और क ख ग और च छ ज यानी XYZ और जैसे लिखते हैं ABC लिखते हैं हम, कि ऐसे 2 राज्य हैं ने पहले ही अपने पेंशन भोगियों पारिवारिक पेंशन भोगियों पर लागू मानदंडों को संशोधन कर दिया है, और 2 राज्य ऐसे हैं जहां पे इसको पहले से संशोधन किया जा चुका है। तो ये जो बात थी ये प्रश्न के अंदर ही बताया गया था कि कुछ राज्य सरकारों ने अपने पेंशन भोगियों परिवार पेंशन भोगियों पर ये संशोधन पहले ही लागू कर दिए हैं। तो इसीलिए लागू कर दिए हैं, तो इस बात को बताना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी चीज़ हमने अपने इसके अंदर लिख दिया है। तो जब आपका दूसरे पृष्ठ पे जाए तो आप इस तरीके से भी लिखेंगे, जारी पृष्ठ 2, और यहाँ पे आप दूसरे पृष्ठ पे आएंगे। तो ये भी लिखने का तरीका होता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये आ गया। अब जो उसके अंदर प्रश्न के अंदर बात बताई गई थी कि समिति किसके द्वारा, कौन कौन अध्यक्ष होगा, कौन सदस्य होगा, ये भी प्रश्न के अंदर ही बताया हुआ है। तो देखेंगे तो ये सारी बात यहाँ पे बताई हुई है। तो इसी को हम एक नए पैरा में लिखेंगे। उपयुक्त के मद्देनजर, यानी अकॉर्डिंग टू अबव या इन कंसिडरेशन ऑफ द अबव, हम क्या लिख रहे हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पेंशन भोगी कल्याण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में, ये प्रश्न के अंदर ही लिखा होता है कि अध्यक्षता किसकी रहेगी, तो अध्यक्षता जो है यहाँ पे सचिव की है, पेंशन सचिव की है। तो इसीलिए हमने वही लिखा कि निम्नलिखित संरचना के साथ एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। तो सचिव पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग अध्यक्ष हो गए, सदस्य स्टाफ रेलवे बोर्ड ये सदस्य हो गए, सदस्य स्टाफ डाक विभाग ये सदस्य हो गए, वित्तीय सलाहकार गृह मंत्रालय सदस्य हो गए, और लेखा महानियंत्रक ये आपके सदस्य हो गए, जो कि प्रश्न के अंदर क्लियरली ये लिखा हुआ ही था, इसमें हमने अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया। ठीक है, ये तो हो गया मेन बात। अब इसके अंदर जो कुछ चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आपको ये ऑब्जर्व करना, ये आप जब भी कोई भी एक कार्यालय ज्ञापन आता है या कोई पत्र आता है या कोई भी किसी भी तरह का फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आप देखते हैं, तो उसके अंदर आप ध्यान रखें कि क्या क्या बातें लिखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब भी कोई समिति बनती है तो उस समिति का एक कार्यकाल या उसका एक टाइम फ्रेम बताया गया था कि इस महीने इतने टाइम के अंदर उसे अपनी रिपोर्ट देनी है, तो वो बात लिखना बहुत ज़रूरी है। समिति संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के साथ पेंशन भोगियों पारिवारिक पेंशन भोगियों कल्याण संघों के अनुरोधों की जांच करेगी। तो जो भी अभ्यावेदन या जो रिप्रेजेंटेशन मिले हैं वो, और एक जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, उन सब की जांच करना, उसको एग्जामिन करना, ये समिति का यानी कमेटी का काम होगा। और अपनी पहली बैठक के 3 महीने के भीतर, तो पहले जो इनिशियली टाइम फ्रेम दिया गया उसको 3 महीने के अंदर रिपोर्ट देने के लिए यहाँ पे लिखा गया। 3 महीने 6 महीने 4 महीने इतना ही टाइम होता है, और बाद में चाहे तो वो एक्सटेंड होता रहता है। तो और अपनी पहली बैठक के 3 महीने के भीतर पेंशन भोगियों पारिवारिक पेंशन भोगियों को अतिरिक्त पेंशन के लिए मौजूदा मानदंडों को संशोधित करने की व्यवहार्यता पे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तो क्या व्यवहार्यता है, क्या उसकी फिजिबिलिटी है, क्या ये काम किया जा सकता है, उससे क्या बर्डन आएगा, क्या चीज़ आएगी, वो सब के बारे में एग्जामिन करके उसको देख के उसके बाद उन्हें रिपोर्ट जो है 3 महीने के अंदर, जो उनकी पहली बैठक होगी कमेटी की, उसके 3 महीने के अंदर जो है उन्हें रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। तो ये बात लिखना बहुत ज़रूरी है, और आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी कोई कमेटी बनती है तो उसका एक टाइम फ्रेम होता है, उसको कुछ टाइम के अंदर अपनी रिपोर्ट जमा करानी होती है, प्रस्तुत करनी होती है। तो ये भी आपको लिखना ज़रूरी है। और लास्ट में क्योंकि लिखा हुआ था प्रश्न के अंदर कि संयुक्त सचिव के अनुमोदन के लिए जारी किए जाने वाले कार्यान्वयन ज्ञापन का प्रारूप तैयार कीजिए, तो यहाँ पे या तो आप ये जो बनाएंगे, अगर इस कार्यालय ज्ञापन को आप बना रहे हैं तो इसके अंदर या तो इन्हीं के
संयुक्त सचिव के नाम से बना दीजिए, या आप ये कर सकते हैं कि इसे संयुक्त सचिव प्रशासन के अनुमोदन से जारी किया गया है, ये आप लिख सकते हैं और यहाँ पे अवर सचिव यानी अंडर सेक्रेटरी के साइन से इसको इशू करवा सकते हैं। तो ये क ख ग आपका जनरल यानी ABC लिख दिया, यहाँ पे टेलीफोन नंबर, ईमेल, ये सब लिखना जरूरी है। और सेवा में आप किसको, क्योंकि कमेटी समिति को लिखेंगे, सब कमेटी बनाएगी तो समिति अध्यक्ष उनके लिए डाल दिया गया, सभी जो समिति सदस्य हैं, मेंबर हैं, उनके लिए दे दिया गया। और सूचना प्रतिलिपि प्रेषित, तो कॉपी फॉर इंफॉर्मेशन आपने ये एक तो माननीय राज्य मंत्री को भेज दिया, उनके PPS जो हैं प्रधान निजी सचिव, और NIC पे आपने अपलोड करने के लिए मंत्रालय के वेबसाइट पे, ताकि सभी लोगों को पता चले, ये आपने वेबसाइट पे डालने के लिए इसको डाल दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप जो है एक मॉडल उत्तर बना सकते थे कार्यालय ज्ञापन का। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया कि हिंदी में कैसे बन सकता था। अंग्रेजी में जो है अगर आपको देखना चाहें तो मैंने अंग्रेजी में इसको पहले ही, इंग्लिश में पहले ही आपको ये बता रखा है, और ये आपको अच्छा लगा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जरूर इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप जो भी इसके अंदर क्वेरी हो वो भी लिख सकते हैं, या कोई और जो आप मॉडल उत्तर देखना चाहते हैं उसके बारे में भी आप अपना कमेंट करके बोल सकते हैं कि मुझे इस मॉडल उत्तर के बारे में बनाया जाए, इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।